हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप सभी लोग प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं और ये इम्पॉर्टेंट सेशन रेगुलर देखते हैं। आइए आज हम सोशल साइंस में पॉलिटी पढ़ाते हैं। इससे पहले जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, और चैनल को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सब जगह शेयर कर दें जिससे कि और सारे बच्चे ज्वाइन कर सकें और सभी को ये डे बाय डे नॉलेज मिल सके। इसके लिए करना क्या है, जो बच्चे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनको प्रीवियस क्लासेस कैसे देखना है, सबसे पहले यूट्यूब पर जाना है, सर्च बटन क्लिक करना है, स्टडी विद मनोज साहू टाइप करना है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको होम पेज पर सभी वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, आपको क्लास वाइज सभी वीडियोस मिलेंगे। उसके बाद जिस क्लास की वीडियोस चाहिए आप उस क्लास की वीडियोस ओपन करिए, आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 9th ओपन कर रखा है, तो 9th के चैप्टर 1, चैप्टर 2 इस तरह से सभी वीडियोस प्ले होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चैप्टर 2 प्ले करा के रखा है, चैप्टर 2 प्ले हो रहा है। आई बात समझ में, ये चैप्टर 2 अपना प्ले हो रहा है। आइए आज हम पॉलिटी के बारे में जानते हैं। अपना पहला चैप्टर भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है भारतीय संविधान, इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस आज हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए तो ये भवन दिख रहा है, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक की गई थी, तमाम सारे लीडर यहाँ पे नेता लोग उपस्थित हैं। क्या है कि आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के पास उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। क्या कह रहा है कि सभी देशों के पास अपने संविधान है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि संविधान है तो वो देश लोकतांत्रिक ही हो सकता है कि वो देश तानाशाही भी देश हों। फिर क्या कह रहा है कि इस देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय होते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं। क्या कह रहा है कि जो हमारा संविधान है वो ये बताएगा कि हाँ हमारे देश में क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। संविधान के द्वारा लोगों को ये राइट्स मिलेगा, अपने विचार रखने का, शिक्षा का अधिकार मिलेगा, वोट देने का अधिकार मिलेगा, ये सब संविधान के द्वारा मिलेगा। और सरकार की ये कर्तव्य है कि संविधान के नियमों का पालन कराए। जनता की ये कर्तव्य है कि उसके नियमों का पालन करे और उनका सम्मान करे। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे नेपाल में लोग जो है लोकतांत्रिक संविधान के लिए कुछ इस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं। पिक्चर पे दिख रहा है कि लोग भीड़ भरी जो है इकट्ठा किए हुए हैं भीड़ में, और भीड़ में लोग जो है तमाम लोग इकट्ठा हैं और आंदोलन कर रहे हैं। फिर क्या है, इन बातों का क्या मतलब है यह समझने के लिए दो बिल्कुल अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबरों के बारे में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल का राजतंत्र था, वहाँ का राजा शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित है कि शासन की सर्वोच्चता सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे हैं। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता खत्म करने में कामयाबी मिल गई। क्या कह रहा है कि नेपाल में संविधान जब पहले से था कि तो संविधान बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में जानते हैं। वहाँ पे क्या था, तानाशाही शासन था और राजा के पास पूरी शक्ति थी। राजा जो चाहे वो कर सकते थे। राजा के सैनिक भी हुआ करते थे, सैनिकों को फुल
परमिशन होता था कि आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये सब समस्याएं देखते हुए वहाँ पे लोग जन आंदोलन करते रहे और 1990 में ये संविधान बना था। और इससे जो है जब काफ़ी प्रभावित हुआ राजा, तब क्या हुआ कि उसकी शक्ति छिन गई और जो है जन आंदोलन सफल हो गया और वहाँ पे लोकतांत्रिक संविधान बन गया। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, तो पिक्चर में कुछ दिखाया गया है। पिक्चर में लोकतंत्र को समझने के लिए मैंने यहाँ पे जूम कर दिया जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सके। कह रहा है कि सुरेश अपने कक्षा का मॉनिटर है, वह दबंग किस्म का लड़का है, उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती हैं। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोल कर चली जाती हैं। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। समझिए यहाँ पे कि लोकतंत्र किस प्रकार कार्य करता है। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। उसके बाद समझिए, लेकिन मैंने किया क्या है? जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। क्या कह रहा है कि यहाँ पे सुरेश नाम का एक बच्चा है जो कि दबंग बच्चा है और वो जो है क्लास का मॉनिटर है। और क्या कह रहा है कि जो अनिल नाम का बच्चा है वो क्या उपद्रव कर रहा है क्लास में। तो सुरेश नाम का बच्चा क्लास टीचर से कह रहा है कि आज मैं तुम्हारी शिकायत पूरी शिकायत बताऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। श्रीमती राव के लौटने पर, जब आप कक्षा से बाहर गई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अब देखिए यहाँ पे शिकायत हो रही है, अनिल आज मैं तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। आज तुम 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा, लेकिन मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे वो बच्चा झूठ भी बोल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो आतंक हो रहा है, इस आतंक को ख़त्म करने के लिए क्या है कि संविधान जरूरी है। यहाँ पे मैडम क्या करेंगे, उस बच्चे को दंडित करेंगे। आगे आइए समझते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसके मुख्य लक्षण क्या ये भी जानते हैं। कह रहा है 20वीं सदी के आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस सदा का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जिन नियमों को मानना पड़ता है वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी शासन, औपनिवेशिक सरकार या ब्रिटिशर्स आए थे तो वो देश को इतना गुलाम बना चुके थे, जनता को ये लगने लगा था कि अब हमको अपना भारतीय संविधान चाहिए। हम वो संविधान ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे द्वारा बना होना चाहिए, अंग्रेजों द्वारा नहीं। अब अंग्रेज़ों को भी ये लग चुका था कि अब भारतीयों पे हम गुलामी नहीं कर सकते, अब इनको अपना स्वतंत्र संविधान की ज़रूरत है, लोकतांत्रिक संविधान की ज़रूरत है। फिर कह रहा है कि इसके मुख्य लक्षण क्या है। संघवाद, फेडरलाइजेशन, फेडरलिज्म, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर की भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर की भी सरकारें हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन का भी तीसरा स्तर है। क्या कह रहा है, जो सरकार है, सरकार के पास पूरी पावर ना हो करके वो छोटे छोटे रूप में पावर बांटी होनी चाहिए। अगर सरकार के पास पूरी पावर चली जाएगी तो वो तो राजा जैसा तानाशाही शासन हो जाएगा। और ये चीज़ को कम करने के लिए क्या होगा कि जो संघ हमारी सरकार है वो केंद्र सरकार होगी, उसके पास कुछ पावर होगी, राज्य सरकार होगी, उसके पास कुछ पावर होगी, और हमारी पंचायती राज व्यवस्था है उसके पास भी कुछ पावर होगी। मतलब पावर को यहाँ पे शक्तियों को थोड़ा थोड़ा बांट दिया गया है जिससे कि जनता की बात सरकार तक पहुँच सके। पंचायती राज व्यवस्था में क्या है कि गाँवों में प्रधान चुने जाते हैं और उन प्रधानों के जरिए क्या जनता अपनी बात को रखती है और प्रधान उसका निराकरण करते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट है संसदीय शासन पद्धति। इसका क्या मतलब हुआ
सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब में शुरू में कांता की कहानी दी गई थी। आप क्लास 7 में कांता की कहानी सुने थे कि कांता जो है क्या वोट डालने के लिए कतार में खड़े थे और वहाँ पे सभी वयस्क नागरिक और जो है बड़े लोग भी वोट डालने के लिए कतार में लाइन में खड़े थे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, समानता का अधिकार आ रहा है कि सभी को वोट देने का अधिकार है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो। ठीक है, सभी को वोट देने का अधिकार है। यहाँ पे समानता की बात आई। फिर कह रहा है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा का क्या मतलब हुआ कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो शक्तियों का बंटवारा है वो 3 प्रकार से कर दिया गया। सबसे पहले क्या कह रहा है, विधायिका। विधायिका क्या करेगी कि हमारे देश के लिए कानून बनाएगी और उस कानून को लागू कौन करेगा, कार्यपालिका लागू करेगी और कानूनों का पालन करवाएगी कौन, न्यायपालिका। यदि कोई जनता, यदि कोई व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायपालिका क्या करेगी, दंडित करेगी। या आपसी मतभेद होते हैं या वाद विवाद होते हैं तो इनको सुलझाने का काम कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। मौलिक अधिकार कितने अपने भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। आगे इसको डिटेल से अध्ययन करेंगे और इसके प्रीवियस वीडियो में मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल से बताया गया है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग से राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों को अधिकारों की रक्षा करता है। क्या कह रहा है कि यहाँ पे लिखित संविधान होना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है निरंकुशता और अपनी मनमानेपन करने लगती है। तो इसलिए से भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकार हैं जिससे कि जनता जो है निरंकुशता और मनमानेपन से बच सके और यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो न्यायपालिका के शरण में जा सके। न्यायपालिका के शरण में जाने का मतलब कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर अपने जनपद स्तर के न्यायालय में जा सकते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। वहाँ पे आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार के बारे में विधिवत बताया हुआ है मैंने। आई बात समझ में। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। क्या कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है, हमारा भारत देश है, ये क्या ऐसा देश है, सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे क्या है कि हाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। लोग अपना मन चाहा धर्म अपना सकते हैं और धर्मांतर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई विशेष धर्म के लोग नहीं होंगे कि हाँ ये हिंदू राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं। नेक्स्ट, अब ये इस प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। पहला चैप्टर क्या संविधान क्या है ये बताया, क्या ज़रूरत पड़ी इसकी, वोट देने के लिए, शिक्षा के लिए, अपने विचार रखने के लिए। इन सब कारणों को देखते हुए संविधान की रचना हुई। अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी पाने के लिए भारतीय संविधान बनाया गया और अंग्रेज़ों को भी लग चुका था कि अब हम यहाँ पे गुलाम नहीं बना पाएंगे, उनको भी देश छोड़कर भागना पड़ा। अब आइए जानते हैं क्या संविधान है क्या। बार बार संविधान आ रहे थे, इसके कुछ डेफिनेशन जानते हैं। भारतीय संविधान क्या है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें जनता और सरकार के नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। आई बात समझ में। उसके बाद क्या है कि भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में लिखकर तैयार किया गया। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। क्या कह रहा है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया। ये कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मुख्य व्यक्ति थे, चेयरपर्सन थे। ठीक है।
और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, अडॉप्ट किया गया, पारित किया गया और जो है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस, और 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वर्तमान संविधान में 448 अनुच्छेद है, संशोधन किया गया है जिससे अनुच्छेद और जोड़े गए, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, भारतीय संविधान है। आई बात समझ में। उसके बाद आइए मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। मौलिक अधिकार 6 दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार। मैंने प्रीवियस वीडियो में मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में आएंगे, कौन से पार्ट में आएंगे, ये पूरा बताया हुआ है। पार्ट 3 में मौलिक अधिकार आएगा और आर्टिकल 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार अपने आते हैं। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या कह रहा है कि जो जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर या नस्ल के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। सभी व्यक्ति समान है, चाहे निर्धन हो, चाहे धनी हो, चाहे सरकारी हो, चाहे निजी हो, ठीक है, और चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और छुआछूत की प्रथा को खत्म किया जाएगा। अनटचेबिलिटी, छुआछूत का व्यवहार को माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा खत्म किया गया। आई बात समझ में। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषा की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने या कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। मतलब कि आप देश के अंदर 36 प्रदेश में कहीं भी आप घूम सकते हैं और जो है कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं और पूरी तरह से आपको स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया कि मानव व्यापार, जबर या श्रम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजबूर करना कानूनन अपराध है। मतलब कि मानव व्यापार, दास प्रथा खत्म करना है। ये नहीं कि मानव को बेचा खरीदा जाए, तो ये कानूनन अपराध है। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं लिया जाएगा। उन्हें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। इसके प्रीवियस लेक्चर में आर्टिकल 21A में मैंने बताया हुआ है, मौलिक अधिकार से जोड़ा गया उसमें। आई बात समझ में। और ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा किसी से, किसी औद्योगिक क्षेत्र में या औद्योगिक जो है जगहों पे। फिर कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी प्रकार कोई बाधा नहीं है। ना तो धर्म पर धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए किसी प्रकार का टैक्स लगाया जाएगा। आई बात समझ में। जैसा कि औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। क्या कहा गया कि अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आप शिक्षा संस्थान ओपन कर सकते हैं। जैसे मदरसा चलता है, मदरसा में क्या है, उर्दू लैंग्वेज की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या उल्लंघन हो रहा है, तो वो सीधे अदालत की शरण में जा सकता है, अदालत की शरण ले सकता है। मैंने कल बताया था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ कि आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जा सकता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जा सकता है। आई बात समझ में। ये आज चैप्टर 1 का कंप्लीट एनालिसिस हुआ। चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें ताकि और सारे बच्चे ज्वाइन कर सकें। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।